नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं, फिर आपको कोई घुमा फिरा नहीं सकता। सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी, किस किस की क्लास लगेगी। दिल्ली डूब गई, पर केजरीवाल के बहाने तैर कर ऊपर आ गए हैं और उन बहानों को हम चुन चुन कर लाए हैं आपको दिखाने के लिए। आपने चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हुए केजरीवाल जी को बहुत सुना होगा। आज हम आपको बताते हैं शीश महल वाले आईआईटी पास केजरीवाल के बहानों की कहानी क्या है। मौसम के सिस्टम में कौन सा लोचा है जो नॉनस्टॉप बारिश हो रही है। सबको पता तो है कि बारिश हो रही है, जबरदस्त बारिश हो क्यों रही है यह हम बताएंगे। बहते घर, दुकान, कार, बाढ़, बारिश की सबसे शॉकिंग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इसके अलावा प्यार के लिए बॉर्डर लांघ कर आई सीमा पाकिस्तानी जासूस निकली क्या पीएम मोदी सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने वाले हैं क्या? एसडीएम ज्योति मौर्य और पाकिस्तानी सीमा के बीच क्या कनेक्शन है? आज इसका जवाब भी आपको दूंगा, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य की भी बड़ी चर्चा है और सीमा की भी बड़ी चर्चा है। इसके अलावा पीएम मोदी के लाल सोने का अनसुना चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं। आप कहेंगे सोना तो सुना, ये लाल सोना क्या होता है उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। मोदी का एक फैसला और कश्मीर का किसान कैसे राजा हो गया है, आज उसके बारे में बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। आरएसएस प्रमुख रहे गुरु गोलवलकर पर दिग्विजय सिंह के झूठ का चैप्टर भी आज आपके सामने रखूंगा। क्या संघ के गोलवलकर मुसलमान और आदिवासी विरोधी थे? क्या गुरु गोलवलकर का गांधी जी की हत्या में हाथ था? आज ये सारा सच हिस्ट्री के चैप्टर में बताऊंगा। और आखिर में मध्य प्रदेश के मूत्रकांड में क्या सीएम शिवराज ने गलत आदमी के पैर धो दिए? जिसके ऊपर मूत्र किया नहीं गया था उसके पैर धो दिए क्या? इसका सच क्या है ये भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। बंगाल चुनाव में हिंसा को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट सौंपी। इस बीच बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी ने 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नियुक्त किया है। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हिंसा की जांच करेगी। फ्रांस से 26 राफेल समेत दूसरे लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी मिल गई है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की बैठक में इस सौदे को मंजूरी दी गई। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर इस सौदे की घोषणा हो सकती है। पीएम मोदी 13 और 14 जुलाई को फ्रांस का दौरा करेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें डेरेक ओब्रायन, डोला सेन जैसे नाम है। उम्मीदवारों में एक नाम साकेत गोखले का भी है। बंगाल में 24 जुलाई को राज्यसभा के चुनाव होंगे। ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आपको दिखाएंगे कैसे दिल्ली डूब गई तो केजरीवाल के बहाने तैरकर ऊपर आए। शीश महल वाले आईआईटी पास केजरीवाल के बहानों की कहानी, मौसम के सिस्टम में कौन सा लोचा जो नॉनस्टॉप बारिश हो रही है, और बहते घर, दुकान, कार, बाढ़, बारिश की शॉकिंग तस्वीरों का चैप्टर। देश के कई हिस्सों में इस वक्त तबाही मची हुई। आपके पास भी लगातार वीडियोस आ रहे होंगे, आप लगातार तस्वीरें देख रहे होंगे। हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके, पिछले 2 दिन से ऐसी बारिश हुई है कि आफत ही आ गई। और नॉन स्टॉप चल रही है बारिश, रुक ही नहीं रही है। इस तरह का हाल कई जगहों पर बना हुआ। आज वो भयावह तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जिसकी एक झलक आपको दिखाई। हर जगह बुरा हाल है, गाड़ियां बह रही हैं, दुकानें बह रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए क्या हालत हो गई। दुकानें बह जा रही हैं, घर बह जा रहे हैं, होटल टूट टूट के गिर जा रहे हैं। ये हालत है इस वक्त। एक झलक इसको देखिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं।
आज ये एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि कहां ये हो रहा है, क्यों ये हो रहा है और कब तक ये होने वाला है। लेकिन हम सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की बात करना चाहते हैं और ये बात करना जरूरी भी है, क्योंकि ये वही केजरीवाल हैं जो पीएम मोदी को चौथी पास राजा बताते हैं। ये दावा करते हैं कि केजरीवाल को तो सब आता है, बाकी किसी को कुछ नहीं आता। वो फिल्म नहीं थी इसमें, अब मुझे सब आता है, ये इनका वही हिसाब है, मुझे सब आता है, बाकी सब किसी को कुछ नहीं आता। इसलिए पहले इनकी बात कर रहा हूं, वरना समस्या हर किसी के घर में, हर राज्य में है। लेकिन चूंकि ये दावा करते हैं कि ये आईआईटी पास हैं तो इनको सब आता है, तो जरा पहले इनका हाल दिखा रहा हूं। आईआईटी पास केजरीवाल, जिन्हें अब शीश महल का राजा भी कई लोग कहते हैं, उनके राज में दिल्ली का क्या हाल हो गया ये पूरा देश देख रहा है। ये वही दिल्ली है जिसे लंदन और पेरिस बनाने की बातें की गई। लंदन और पेरिस तो दूर, दिल्ली को दिल्ली ही रहने दिया होता तो भी अच्छा होता। लोग तो अब कह रहे हैं लंदन पेरिस बनाने की जगह वेनिस बना दिया, जहां पानी बह रहा है। और अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली का तो पहले से भी बुरा हाल हो गया। कई लोगों को तो शीला दीक्षित याद आती है। देश की राजधानी का क्या हाल है, आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, फिर इसकी वजह बताऊंगा। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं दिल्ली के ओखला के पास श्रीनिवासपुरी की। गली में घुटने तक पानी बह रहा था, सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूब रही थी। ऐसा लग रहा था कि सड़क ही नहर या नदी बन गई है। दिल्ली की ऐसी हालत लोगों ने शायद ही पहले कभी देखी थी। दूसरी तस्वीर देखिए, यह दिल्ली के सदर बाजार की तस्वीर है। दिल्ली में नहर बह रही है, लोगों के घर से निकलना मुश्किल हो गया, दुकानें बंद करनी पड़ गई थी, पानी के निकासी की जगह ही नहीं बची थी। तीसरी तस्वीर देखिए, दिल्ली का कनॉट प्लेस है, जहां बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी हो जाया करती है। दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक है। वहां भी जबरदस्त तरीके से पानी भर गया जब बारिश हुई। चौथी तस्वीर दिल्ली के चांदनी चौक का हाल बता रही है। यहां भी गलियों में पानी भर गया, भारी बारिश से लोग परेशान हो गए। गाड़ी का हाल देखिए, कैसे गाड़ी जो है वो डूबी हुई है। गाड़ी है कि ना है, गाड़ी खरीदने वाले को पता नहीं चल रहा होगा, चक्के तो दिख ही नहीं रहे। दिल्ली में खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी जी के घर के बाहर पानी भर गया, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं आतिशी, इनके घर के बाहर की तस्वीर देखिए, ये कल की तस्वीर है। घुटनों तक पानी भरा हुआ था। उनका घर दिल्ली के मथुरा रोड पर मौजूद है। यह है हाल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के घर का। इस तरह की स्थिति में दिल्ली में आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन उम्मीद इसी पर टिकी है कि जिस तरह की बारिश हुई है उस तरह की बारिश आगे ना हो। लेकिन अगर उसी तरह की बारिश हुई जिस तरह से पिछले 2 दिन में हुई, तो फिर दिल्ली में बाढ़ का खतरा भी बन जाएगा। देखिए, दिल्ली में यमुना के वाटर लेवल का डेंजर मार्क जो है वो 205.33 मीटर पर है। लेकिन यमुना का पानी खतरे के निशान को क्रॉस कर चुका ऑलरेडी। अगर वाटर लेवल 206 मीटर को क्रॉस कर लेता है तो निचले इलाकों से लोगों को निकालना पड़ेगा। ऐसे में करीब 41,000 लोग हैं जिन्हें यमुना के किनारे से हटाना होगा। यह दिल्ली का संकट है, और यह संकट क्यों आईआईटी पास शीश महल के केजरीवाल नहीं सॉल्व कर पाए, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, वैसे तो मौसम पर किसी का बस नहीं, लेकिन सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि जो लोग दिल्ली को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े दावे करते थे, उन्होंने अब हाथ खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जिस तरह की बारिश हुई है वैसी बारिश के लिए दिल्ली डिजाइंड ही नहीं है। एक बार केजरीवाल जी को सुनिए। 8 और 9 जुलाई के जो 24 घंटे थे, उन 24 घंटों में 153 mm बारिश हुई है, 153 mm बारिश हुई है। 40 साल में, ये दिल्ली का अब मैं डेटा दे रहा हूँ, बाकी स्टेट्स का नहीं दे रहा। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी, इस बार 153 mm बारिश हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है, तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं आई। दिल्ली का सिस्टम कितना बर्दाश्त कर सकता है, तो पिछले कुछ वर्षों के अगर हम एग्जाम्पल लें तो पिछले कुछ वर्षों में
3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब 100 mm क्रॉस कर गई थी बारिश। पिछले कुछ वर्षों में 100 से 125 mm तक बारिश को भी दिल्ली ने बर्दाश्त किया था और घंटे 1.5 घंटे के अंदर दिल्ली में ठीक हो गया था। लेकिन 153 mm बारिश अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 100-125 mm बारिश तो दिल्ली बर्दाश्त कर ले रही थी। हाँ बॉस, हर साल दिल्ली का कमोबेश यही हाल हो रहा था और इनके हिसाब से दिल्ली बर्दाश्त कर ले रही थी। 153 mm हो गया इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाई। सही है। अब इन बातों को केजरीवाल के बहाने कहा जाए या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में केजरीवाल को राज करते हुए 9-10 साल होने वाले हैं। अब जाकर इनको समझ में आ रहा है कि दिल्ली ऐसी बारिश के लिए डिजाइंड नहीं है। तो 9-10 साल से डिजाइन किया क्यों नहीं? क्या डिजाइन करने में बिजी हैं आप? अगर दिल्ली ऐसी बारिश के लिए डिजाइंड ही नहीं है तो 9-10 साल से ये लोग कर क्या रहे हैं भाई? क्योंकि दिल्ली में हर साल बारिश में जगह जगह पानी भर जाता है। अगर कोई सिस्टम नहीं बनाया तो फिर सिस्टम बनाया क्यों नहीं? आप तो बनाने के नाम पर आए थे ना। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक दिल्ली का मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम काफी पुराना है और यह 24 घंटे में 50 mm की बारिश झेल सकता है। दिल्ली के पास अपना ड्रेनेज मास्टर प्लान ही नहीं है। आप तो आईआईटी से पढ़े हैं, चौथी पास राजा नहीं है, बना लेते प्लान। आपने नहीं बनाया, लेकिन शीला दीक्षित ने बनाने का काम शुरू किया था। 2011 में दिल्ली सरकार ने आईआईटी दिल्ली को ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाने का काम दिया था। आईआईटी दिल्ली ने 2018 में अपना प्लान सौंप भी दिया। 2018 में यही मुख्यमंत्री थे, लेकिन दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने इस प्लान पर 3 साल लगा दिए। मतलब वो प्लान पढ़ने में इनको 3 साल लग गया। उसके बाद 3 साल बाद 2021 में इनको यह समझ में आया कि अरे ये प्लान तो काम का नहीं है, कहकर खारिज कर दिया कि ये प्लान तो प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत थ्योरेटिकल है। 3 साल इनको लग गया बॉस। वो आईआईटी दिल्ली ने जो बना के दिया था प्लान की दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम को कैसे मास्टर प्लान करना है, उसका 3 साल पढ़े और उसके बाद कहे कि नहीं ये बेकार है। 3 साल पढ़ने में लगा दिए तो सुधारने में कितने साल लगेंगे सोच लीजिए। जो केजरीवाल आज दिल्ली के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, वो केजरीवाल दिल्ली को लेकर कैसे बड़े बड़े दावे करते हैं आपको पता है? याद दिलाता हूं, 2017 में केजरीवाल ने कहा था कि एमसीडी के चुनाव जितवा दो, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा बना दूंगा कि लंदन से तुलना करने लगो। कीजिए लंदन से तुलना। 2018 में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की सभी कच्ची कॉलोनियों को लंदन पेरिस जैसा बना देंगे, बन गई पेरिस। 2019 में केजरीवाल ने कहा था कि 5 साल में दिल्ली को टोक्यो, लंदन और पेरिस की तरह साफ सुथरा बना देंगे। अभी भी कूड़े का पहाड़ खड़ा है दिल्ली में। 2020 में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की सड़कें यूरोप के शहरों की तरह सुंदर दिखेंगी। अभी कुछ तस्वीरें आई जहां सड़कें ही धंस गईं। 2022 में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के मार्केट्स को लंदन पेरिस जैसा बना देंगे। बन गया मेरे पेरिस लंदन। लंदन पेरिस वाले देखते होंगे तो हंसते होंगे, ये बना है लंदन और पेरिस। केजरीवाल करीब करीब हर साल एक ही सपना बेच देते हैं, दिल्ली को लंदन पेरिस न्यूयॉर्क बनाने के सपने दिखाते हैं और करीब हर साल दिल्ली बारिश के सीजन में डूबती ही रहती है। केजरीवाल जी की पुरानी बातें सुनिए, फिर सोचिए कि आप दिल्ली में बैठ के पाठशाला देख रहे हैं या लंदन पेरिस वाला फील आ रहा है। मैंने कहा मोदी जी को, मैंने कहा कि आप तो इनको उजाड़ के लंदन पेरिस बनाना चाहते हो, हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे, इनमें सड़क बनवाएंगे, इनमें नालियां बनवाएंगे, इनमें पानी देंगे, सीवर देंगे, अच्छे पार्क देंगे, अच्छी बिजली देंगे और इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। बन गई दिल्ली लंदन पेरिस। लोग हाथ जोड़ रहे हैं, माफ कीजिए भैया, ऐसा लंदन पेरिस नहीं चाहिए। अब जब दिल्ली बारिश में डूब गई तो केजरीवाल खुद को बेबस बताने लगे। दिल्ली तो इतनी बारिश के लिए तैयार ही नहीं। अरे तो तैयार करने के लिए ही आप सीएम की कुर्सी पर बैठे थे। हवा का प्रदूषण इनसे दूर होता नहीं, यमुना इनसे साफ हुई नहीं, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हुआ नहीं, बने हैं चले हैं लंदन पेरिस बनाने। अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उनके मंत्रियों के पास भी खूब बहाने। सुनिए दिल्ली के हालात पर उनके मंत्री क्या कह रहे हैं। जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो अक्सर ये देखा जाता है कि गर्मियों में हरियाणा दिल्ली को पानी देता नहीं, हम मांगते रहते हैं, और बरसात में हम मांगते नहीं है तो हरियाणा सारा पानी वहां से छोड़ता है। तो हमें पता चला है कि कल हथनीकुंड बैराज से हरियाणा ने पानी छोड़ा है
और वो करीब यहाँ से 228 किलोमीटर दूरी पे है। तो ये 48 से लेकर 72 घंटे में पानी यहाँ आ जाता है। बारिश का नतीजा ये है कि पीछे से ही यमुना में बहुत भारी संख्या में पानी आ रहा है। कल सुबह तक हथनीकुंड बैराज से हर घंटे में करीब 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। अब वो संख्या तकरीबन 3 लाख क्यूसेक प्रति घंटे पर पहुंच गई है। ऐसा लग रहा है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कि कल सुबह तक जो वाटर लेवल है वो डेंजर मार्क से ऊपर पहुंच जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर लगातार फिर भी बारिश चलती रही, क्योंकि हरियाणा में बरसात हो रही है, उससे पीछे हिमाचल प्रदेश में बरसात हो रही है, तो आगे चलते हुए और कितना पानी आता है, इस पर हमने एक पैनी नजर बनाई हुई। एक तो इनकी बात से स्पष्ट है कि हथनीकुंड बैराज से पानी अभी पहुंचा नहीं है। जो यहां पर अभी समस्या ये इनकी खुद की तय की हुई है, तैयार की हुई है, क्योंकि काम नहीं किया। दूसरा, मोदी जी तो चौथी पास राजा हैं, चलिए उनको समझ नहीं आता होगा ये जैसा दावा करते हैं। आप तो आईटी पास हैं। हरियाणा में अगर पानी भर रहा है तो वहां से पानी नहीं छोड़े। वहां के मुख्यमंत्री कह दें कि हम नीचे पानी नहीं छोड़ेंगे दिल्ली की तरफ, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई तैयारी नहीं की है कि हर साल उधर से पानी आता तो हमको इसका क्या करना चाहिए। तुम हरियाणा वाले लोग मर जाओ, तुम डूब के मर जाओ, दिल्ली में केजरीवाल जी को प्रॉब्लम हो गया, हम पानी नहीं छोड़ेंगे। अरे वो तो छोड़ेंगे ही भाई, उनके पास पानी ऊपर से आ रहा है, वो नीचे छोड़ रहे हैं। आपने क्या व्यवस्था की 9-10 साल में? ये क्या कोई पहली बार हथनीकुंड बैराज से पानी आ रहा है क्या? लेकिन हर बार एक ही सपना दिखाओ, दिल्ली पेरिस, दिल्ली पेरिस, दिल्ली को पेरिस बना देंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, दिल्ली को न्यूयॉर्क बना देंगे, और वो सपना बेचते रहो। बात सिर्फ दिल्ली की है भी नहीं, देश के कई राज्यों में इसी तरह से बाढ़ और बारिश से तबाही मची हुई। दिल्ली की बात इसलिए पहले की ताकि आपको पता चले कि जो लोग कहते हैं कि हम कर देंगे, उनकी क्या हालत है। और जो आज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि ये उंगली उठाने का समय नहीं है, इनको कोरोना के समय समझ में नहीं आया था कि उंगली उठाने का समय नहीं है, ये मिलकर कोरोना से लड़ने का समय है, जैसे कोरोना हर साल होता था। इनकी दिल्ली हर साल डूबती है, लेकिन ये उंगली उठाने का समय नहीं। खैर, आपको बताऊंगा कि क्या हिमाचल प्रदेश में भी केदारनाथ जैसी तबाही आने वाली है, और वो कौन से संकेत है जो बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रलय आने वाली है, उसकी भी बात करते हैं। साल 2013 में उत्तराखंड में आई त्रासदी की तस्वीरें शायद ही कोई भूला। हजारों लोगों की जान उस त्रासदी में चली गई। एक बार फिर से बारिश, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड की तस्वीरें वही डर पैदा कर। हिमाचल प्रदेश बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, और लोगों को डर लग रहा है कि कहीं केदारनाथ जैसी तबाही हिमाचल प्रदेश में ना आ जाए। आपको हिमाचल प्रदेश में हो रही तबाही की एक एक तस्वीरें दिखाऊंगा, और वो संकेत बताऊंगा जिस वजह से हिमाचल प्रदेश में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। फिर यह भी बताऊंगा कि ये नॉनस्टॉप बारिश हो क्यों रही है, तब आपको पता चलेगा कि बारिश और कितने दिन चल सकती है। हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है वो बहुत डरावनी है। लगातार बारिश और बारिश की वजह से उफनती हुई नदियां हिमाचल प्रदेश में किस तरह से तबाही मचा रही हैं, कैसे लैंडस्लाइड हो रहा है, वो आपको तस्वीरों के जरिए पहले दिखाता हूं। यह तस्वीर परवाणु शिमला नेशनल हाईवे की है। आप देखिए कैसे सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, और ये गाड़ी जो है वो बस पत्थर के नीचे आते आते बची। किस्मत थी गाड़ी वाले की। बड़ा सा पत्थर सड़क पर आकर गिरता है, और जरा सी देर होती तो वो कार उस बड़े से पत्थर के नीचे दब जाता। जैसे अभी हाल में एक इंसिडेंट में हुआ था कि बड़ा सा पत्थर आया और एक गाड़ी पर गिर गया, 2 लोग मर गए। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली हर नदी उफान पर है। नदियों के किनारे रहने वालों की जिंदगी हर पल डर के साए में गुजर रही है। ये तस्वीर देखिए आप बॉस, ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण साहिब की हैं। ये सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ है, लेकिन बारिश की वजह से फिलहाल मणिकर्ण साहिब में बुरा हाल है। आप नदी को देखिए भाई, ये तस्वीर, उसकी आवाज सुनिए, क्या हाल है वहां पर। यहां पर पार्वती नदी बाढ़ के पानी से बेकाबू होती दिख रही है। नदी का बहाव इतना तेज है कि नदी पर बना पुल देखते ही देखते लहरों में समा गया। आपको मणिकर्ण घाटी की एक और तस्वीर दिखाता हूं। यहां पर लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीर कैमरे में कैद। देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गिरा। गनीमत यह रही कि इस लैंडस्लाइड में किसी को कोई नुकसान नहीं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ में से सबसे ज्यादा प्रभावित मंडी जिला हुआ है। मंडी से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसे देखकर कलेजा कांप जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक बाजार है जिसे थुनाग बाजार कहते हैं।
इसी बाजार में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। तस्वीरें देखिए किस तरह से सैलाब थुनाग की सड़कों पर बह रहा है। इसमें बड़े बड़े पेड़, मकानों, दुकानों का मलबा शामिल है। बाजार की सड़क और दुकानें इस मलबे से पटी हुई। तस्वीर देखिए आप, ये देखिए किस तरह से फ्लैश फ्लड आ रहा है। अब कोई इसमें सड़क पर हो तो सोचिए उसकी क्या हालत होगी। बारिश से हिमाचल प्रदेश की नदियों का पानी विकराल रूप ले चुका है। नदियों का वाटर फ्लो इतना तेज है कि बड़े बड़े पुल तक इसके सामने टिक नहीं पा रहे। हिमाचल प्रदेश के पंडोह में ब्यास नदी पर बना 100 साल पुराना पुल टूटकर बह गया। यह पुल पिछले 100 सालों से न जाने कितनी बार बाढ़ और बारिश झेल चुका था, लेकिन इस बार यह नदी का फ्लो नहीं झेल पाया और देखते ही देखते पानी में बह गया। इसी तरह से मंडी जिले में एक और पुल बह गया। यह पुल हिमाचल के औट को बंजार से जोड़ता था। ब्यास नदी पर बना यह पुल 50 साल पुराना बताया जाता है। लोहे का बना यह पुल ब्यास नदी के सामने टिक नहीं पाया और देखते ही देखते पानी में गायब हो गया। पूरे हिमाचल प्रदेश में पुलों पर खतरा मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रावी नदी पर बने इस पुल को देखिए। इस पुल को बकानी पुल कहते हैं और रावी नदी के उफान पर होने की वजह से यह पुल डावाडोल होकर कभी भी टूट सकता है। इस इलाके में नदी के आसपास बने घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। यहाँ के लोगों के लिए यह पुल बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि रावी नदी के दोनों किनारों पर बसे गांवों को जोड़ता है। इस पुल के टूटने से गांवों का संपर्क भी टूट जाएगा। लेकिन जो इसकी हालत है और जिस तरह से पानी है, आप देखिए कितना बर्दाश्त करेगा। हिमाचल प्रदेश में नदियों पर बने पुल किस तरह से बाढ़ के आगे सरेंडर कर रहे हैं, उसकी एक और तस्वीर देखिए। मनाली से 40 किलोमीटर दूर सिसु गांव में चंद्रा नदी पर बना यह पुल देखिए किस तरह से पानी में बह गया। पुल को जोड़ने के लिए बनाया गया सपोर्ट सिस्टम भी पानी में भरभरा कर गिर गया। इस पुल के टूटने की वजह से आसपास के गांवों से संपर्क टूट गया है। फिलहाल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लोगों तक मदद पहुंचाने के काम में जुटी। मंडी जिले में बारिश और बाढ़ का क्या हाल है, उसकी एक और तस्वीर देखिए। यह मंडी जिले का प्रसिद्ध पंचवक्त्र मंदिर है। यहां पर भगवान शिव की पंचमुखी प्रतिमा है। ब्यास नदी के किनारे बना यह मंदिर फिलहाल पानी में डूब चुका है। इसकी तस्वीरें बेहद डरावनी है। मंदिर के पास बना लोहे का पुल भी पानी में डूब चुका है। मंदिर का शिखर अभी पानी में नहीं डूबा है। यह मंदिर देखने में केदारनाथ मंदिर की भी तरह दिखाई देता है और यही वो तस्वीर है जिसे देखकर लोगों को साल 2013 में जो केदारनाथ में त्रासदी हुई थी उसकी याद आ रही है। केदारनाथ में आई तबाही में महादेव के मंदिर को कुछ नहीं हुआ था और उसी तरह से मंडी का पंचवक्त्र मंदिर भी पानी में अडिग खड़ा है। देख रहे हैं कैसे डूबा हुआ है, लेकिन शिखर मंदिर का अभी भी बचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश से तबाही की और भी तस्वीरें आई हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कितना नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में रेड अलर्ट है। पूरे प्रदेश में 250 से ज्यादा सड़कें बंद करनी पड़ी हैं। 750 से ज्यादा सड़कें ब्लॉक है। अब तक 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 362 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। 13 से ज्यादा बड़े बड़े लैंडस्लाइड रिपोर्ट किए गए। 1743 बिजली की लाइनें प्रभावित हुई। इसके अलावा सैकड़ों गाड़ियां बाढ़ के पानी में बह गई हैं। उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि किस तरह से लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से मकानों और दुकानों को नुकसान हो रहा है। मंडी जिले के छकरारा गांव की है यह तस्वीर, जहां लैंडस्लाइड की वजह से दुकानों में धमाका हो गया। पहाड़ के ठीक नीचे बनी दुकान पर बड़े बड़े पत्थर और मलबे गिरने लगे तो प्रेशर की वजह से दुकान फट गई। तस्वीर देखिए कितनी भयानक है। शुक्र है कि दुकान बंद थी और इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जरा एक बार धमाका फिर से सुनिए। ब्लास्ट देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर बम था, बम फट गया। किन्नौर जिले में हुए लैंडस्लाइड की तस्वीर अब देखिए। किन्नौर में हाईवे पर ही पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर आ गिरा। किन्नौर में हुए इस लैंडस्लाइड की वजह से जिले का संपर्क बाकी जगहों से कट गया। नेशनल हाईवे 5 पर हुए इस लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई।
हिमाचल प्रदेश में नदियों में आए तूफान में गाड़ियां कागज के नाव की तरह बह रही हैं। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश के सोलन में इंडस्ट्रियल एरिया परमाणु में बाढ़ के हालात बन गए और पहले यहां फ्लैश फ्लड आई और उसके बाद नदी का पानी सड़कों पर बहने लगा। किस तरह से इसी पानी में लोगों की गाड़ियां बह रही हैं, जरा देखिए। कसोल में नदी के पानी में दर्जनों गाड़ियां बह गई। कुल्लू जिले का कसोल एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहां लोग नदियों के किनारे ही अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, लेकिन जब नदी में बाढ़ आई तो वो क्या थोड़ी देख रही है कि किसी ने गाड़ी खड़ी की है। देखिए, गाड़ी गई, बह गई भाई। अब वो कहां मिलेगी नहीं मिलेगी किसी को क्या पता। बड़ी बड़ी गाड़ियां बह गई हैं। देखिए, ये लोगों का हाल है। लोगों का मतलब लोग बच गए, उनके गाड़ियों का हाल है। लोगों का हाल ये है कि उनका कलेजा बैठा जा रहा होगा कि महंगी महंगी गाड़ियां बह गई भाई, पैसा भी डूब गया। गनीमत यह है कि वो गाड़ी में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के हालात पर इतनी तस्वीरें हैं कि मैं दिखाते दिखाते थक जाऊंगा और आप देखते देखते थक जाएंगे। इतनी तबाही मची हुई है कि हिमाचल प्रदेश में मनाली की तस्वीर देखिए। यहां पर नदी किनारे बना हुआ एक होटल नदी के पानी में समा गया। देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ताश के पत्ते हैं। इसी तरह से शिमला में क्या हुआ है उसकी तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। पहाड़ी पर बना एक घर भरभरा के नीचे गिर गया। ये देखिए, ये शिमला का हाल है। लगातार बारिश से पहाड़ कमजोर हो गए, जमीन भुरभुरी हो गई, सब गिर गया। ऐसे ही मनाली में ब्यास नदी के किनारे बनी हुई दुकानें नदी में समा गई। ये देखिए, ब्यास नदी का फ्लो इतना तेज है कि वो अपने किनारों को काट रहा है और इसी वजह से नदी के आसपास बनी दुकानें नदी में गिरती चली जा रही। भयंकर तबाही आई हुई। हिमाचल प्रदेश की ही तरह उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो रही है। उसकी तस्वीर देखिए एक बार। हिमाचल प्रदेश रोडवेज की बस देहरादून जा रही थी। रास्ते में विकासनगर में बाढ़ में फंस गई, जिसके बाद बस में सवार लोगों की सांसें अटक गई। किसी तरह से लोगों ने खिड़कियों से निकलकर अपनी जान बचाई। कैसे बस एक तरफ झुकती जा रही है और बस पर खड़े लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, उसको देखिए जरा। आप ये देखिए कि पिछले शनिवार, ये देख रहे कैसे लोग फंसे हुए हैं और कूद कूद के अपनी जान बचा रहे हैं। पिछले शनिवार और रविवार को हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास के राज्यों में कितनी बारिश हुई है, इसको समझिए, तब आपको पता चलेगा देश में ये क्यों हो रहा है। लेकिन हर जगह के मुख्यमंत्री बहाने नहीं बना रहे, वो मदद में लगे हुए हैं। 2 दिन में पूरे देश में 15.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 81% ज्यादा है। ये पूरे देश का आंकड़ा बता रहा हूं। दिल्ली में 153 mm बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में 228 mm ऊना में बारिश हो चुकी है। पंजाब के रोपड़ में 282 mm बारिश हुई। हरियाणा के अंबाला में 224 mm, दिल्ली से कहीं ज्यादा बुरा हाल है इनका। हिमाचल के कालका में 244 mm बारिश। चंडीगढ़ में तो 302 mm बारिश हो गई, मतलब दिल्ली से ऑलमोस्ट डबल। बारिश के जल्दी बंद होने के आसार भी कमी है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 11 जुलाई तक वेरी हेवी रेन होने के आसार हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हेवी रेन की आशंका है, यानी अभी खतरा टला नहीं है और यही हाल रहे तो बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। लेकिन जो बात आपको सबसे जरूरी है बतानी कि इतनी भयानक बारिश हो क्यों रही है और क्यों इस तरह की बारिश से फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं हो रही, भारी तबाही हो रही, इसको समझिए। पिछले 2 दिनों से उत्तर भारत में 2 अलग अलग वेदर सिस्टम एक्टिव हुए हैं। अरब सागर से उठी गर्म हवाएं राजस्थान से होते हुए पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से टकरा रही हैं। जब भी ऐसा होता है तो एक ही इलाके में बहुत ज्यादा बारिश होती है और बादल फटने की घटनाएं होती हैं। दोनों वेदर सिस्टम के मिलने का केंद्र शनिवार को जम्मू कश्मीर और रविवार को हिमाचल प्रदेश था। इसी वजह से इतनी बारिश हो रही है। इसी के साथ इन इलाकों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भी बहुत नमी पहुंची, मतलब वहां पानी से जो नमी निकली, मतलब जो पानी वाष्पीकृत हुआ, उसमें हवा में पूरी नमी थी। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है, जिसकी वजह से पश्चिमी भारत में तेज नमी वाली हवाएं चलती हैं और इसी से असामान्य बारिश होती है। नमी से भरी हुई हवा जो अरब सागर से आती है, उससे ऐसे बादल बनते हैं जिनमें बहुत पानी होता है। ये हवाएं उत्तर भारत की गर्म हवाओं से टकराती हैं। तेज हवा इन बादलों को पहाड़ों की तरफ धकेलती है। पहाड़ों पर ये बादल फंस जाते हैं और एक जगह पर ही बहुत बारिश हो जाती है। इसी को बादल फटना कहते हैं। ऐसा ही 2013 में उत्तराखंड में हुआ था।
जब केदार घाटी में इसी तरह के बादल फंस गए थे, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई थी। तो यह है वजह इतनी बारिश की। अब हिमाचल प्रदेश में भी वैसे ही हालात बनते दिख रहे हैं जैसे उत्तराखंड में बने थे 2013। पश्चिमी विक्षोभ वाले बादल हिमालय की वजह से अटक गए हैं और इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। मतलब वो बादल जिनमें बहुत पानी भरा हुआ है वो बहते बहते हिमाचल के पास आकर फंसे हुए हैं और एक जगह पर बरस रहे हैं, तो इतनी ज्यादा तबाही मच रही है। लेकिन ये तबाही और बड़ी हो सकती है अगर ये बादल इसी तरह से आते रहे, फंसते रहे और बारिश इसी तरह से होती है। पाठशाला में अब एसडीएम ज्योति मौर्य और पाकिस्तानी सीमा का चैप्टर। एसडीएम ज्योति मौर्य और पाकिस्तानी सीमा के बीच क्या कनेक्शन? क्या प्यार के लिए बॉर्डर पार करके आई सीमा पाकिस्तानी जासूस निकली? क्या पीएम मोदी सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने वाले हैं? आज इसका चैप्टर। इस वक्त देश में दो महिलाएं बहुत चर्चा में हैं। एक का नाम है एसडीएम ज्योति मौर्य और दूसरी पाकिस्तान से आई सीमा। दोनों महिलाओं की चर्चा देश भर में है। एसडीएम ज्योति मौर्य भी अपने सफाई कर्मी पति से अलग है। पाकिस्तान से आई सीमा भी अपने पति को छोड़कर आई। ज्योति मौर्य के पति आलोक का आरोप है कि ज्योति मौर्य एसडीएम बनकर उसे भूल गई, अब किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। उधर पाकिस्तान से आई सीमा के पति का कहना है कि सीमा ने उसके साथ धोखा किया, 4 बच्चों के साथ पति को छोड़कर पाकिस्तान से भारत चली गई। यानी दो अलग अलग किरदार हैं, बैकग्राउंड अलग अलग, देश अलग अलग, हालात अलग अलग, लेकिन दोनों के पतियों की कहानी और उनके आरोप एक जैसे हैं कि इन दोनों पत्नियों ने अपने अपने पति को छोड़ा है। एक ने छोड़ा नहीं है, आरोप है एसडीएम ज्योति मौर्य पर कि वो छोड़ना चाहती हैं, और दूसरी पाकिस्तानी सीमा जिनके पति कह रहे हैं कि देखो मुझे छोड़कर बच्चों के साथ इंडिया चली गई। यानी दोनों ही कहानियों की चर्चा देश भर में है और दोनों का बैकग्राउंड कनेक्टेड लगता है, जो आधार है कहानी। लेकिन दोनों अलग अलग कहानियां और दोनों के बारे में आपको बताता हूं। एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी तो आप सभी लगातार सुन रहे हैं। आज आपको पाकिस्तान की सीमा हैदर की पूरी कहानी बताता हूं कि कैसे वो प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आ गई और क्या अब उसे वापस पाकिस्तान जाना होगा, क्या वो पाकिस्तानी जासूस हो सकती है। लेकिन पहले सीमा के बारे में सुनिए। कराची की रहने वाली सीमा और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा की मुलाकात ऑनलाइन हुई। सीमा के मुताबिक साल 2020 में पबजी खेलते वक्त सचिन ने उनसे चैटिंग की रिक्वेस्ट की थी और इस तरह दोनों की बातचीत हुई। 1 साल में ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। सीमा का यह दावा है कि चैटिंग के दौरान ही उसने सचिन को बता दिया था कि वो शादीशुदा है और 4 बच्चों की मां है। ऑनलाइन बात करते हुए ही दोनों ये तय कर चुके थे कि वो साथ रहेंगे। सीमा ने इसके लिए भारतीय वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन वीजा मिला नहीं। फिर उसने इसी साल नेपाल का टूरिस्ट वीजा लिया। सचिन भी सीमा से मिलने नेपाल आ गया। सीमा पाकिस्तान से शारजा होते हुए नेपाल पहुंच गई। सीमा का दावा है कि नेपाल के ही एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली थी। इसके बाद सीमा हैदर वापस पाकिस्तान चली गई। 2 महीने बाद सीमा हैदर फिर से टूरिस्ट वीजा लेकर नेपाल पहुंची। इस बार सीमा के साथ उनके 4 बच्चे भी थे, लेकिन सचिन भारत में ही थे। इसके बाद सीमा काठमांडू से नेपाल के पोखरा पहुंची और पोखरा से दिल्ली की बस पकड़ ली। अपने 4 बच्चों के साथ मई में सीमा हैदर यमुना नोएडा पहुंची, जहां सचिन उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद दोनों साथ रहने लगे और कोर्ट मैरिज के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन कोर्ट मैरिज हो न सकी। इसके बीच पुलिस ने हरियाणा में बल्लभगढ़ से सचिन के साथ सीमा और 4 बच्चों को 4 जुलाई को हिरासत में लिया। 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जेवर सिविल कोर्ट ने सचिन और सीमा को जमानत दे दी और सीमा अब सचिन के साथ रह रही है। सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत आई है, इसलिए उसे वापस भेजने की बातें होने लगी। लेकिन सीमा का कहना है कि वो अब वापस जाना ही नहीं चाहती, वो यहीं रहना चाहती है। एक बार सीमा को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। अब तक मैंने कोई भी झूठ नहीं कहा, क्योंकि मैं इनको पाना चाहती हूँ। मैं सच की बुनियाद पे हर चीज़ करना चाहती हूँ। अगर मेरे नसीब में होंगे हैं, मतलब मुझे तो मिल गए हैं। अब तो जिंदगी मौत यहीं पर लिखी है, बाकी फिर भी कानून के फैसले का इंतजार है हमको। अब कई लोगों के मन में यह भी सवाल है कि इस पूरी कहानी में सीमा हैदर का पति कहां है, उसका परिवार कहां है। इन दोनों की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। सीमा हैदर और उसका पति गुलाम हैदर पाकिस्तान के सिंध के रहने वाले हैं। सीमा के पति गुलाम हैदर का दावा है कि सीमा के साथ उनकी लव मैरिज हुई थी,
सीमा और गुलाम की एक दूसरे से जान पहचान की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। बताया जाता है कि गुलाम हैदर के पास एक मिस्ड कॉल आई, उसी मिस्ड कॉल पर रिप्लाई करने के सिलसिले में गुलाम और सीमा की जान पहचान हो गई। फिर यह जान पहचान प्यार में बदल गया और दोनों ने शादी कर ली, जबकि गुलाम हैदर की पहले भी एक शादी हो चुकी थी। गुलाम हैदर के संपर्क में आने के बाद सीमा ने अपना घर छोड़ दिया और कोर्ट में गुलाम हैदर से शादी कर। बाद में सीमा के कहने पर गुलाम हैदर कराची चले गए। यहां वो ऑटो रिक्शा चलाकर और मजदूरी करके खर्च चला रहे थे और साल 2019 में वो काम के लिए सऊदी अरब चले गए। उधर सीमा कराची में किराए के घर में रह रही थी। शुरू में सीमा के साथ उनके पिता, भाई और बहन भी इसी घर में रहते थे। बाद में बहन की शादी होने और भाई के सेना में भर्ती होने के बाद सीमा पिता के साथ रहती थी। पिछले साल पिता की भी मौत हो गई। इसके बाद एक दिन सीमा ने कहा कि वो अपने गांव जा रही है। उसके बाद वो कभी कराची में अपने किराए वाले घर में लौटी। अब सीमा के पति गुलाम हैदर को पता चला कि सीमा हैदर तो बच्चों के साथ भारत आ गई। गुलाम हैदर अब ये अपील कर रहे हैं कि उनकी पत्नी और बच्चों को वापस भेज दें मोदी जी। एक बार सुनिए सीमा के पति क्या कह रहे हैं। भारत सरकार भी इस बात पे एक्शन उठाएगा लाजम। मोदी सरकार, हम दोनों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को गौर से देखा जाए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए। पाकिस्तान सरकार और हिंदुस्तान सरकार को दोनों को एक्शन लेना चाहिए। इसमें सच्चाई क्या है? ऐसे तो नहीं हो सकता मेरा बच्चे, मेरा घर इसने बेच के आके इधर ये रह बोलता है हैदर से मेरा लाताल्लुकी है। ऐसे तो इसके कहने से नहीं होगा ना सर। लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए, पुलिस कस्टडी में रखा जाए, जो सजा है उनको दिया जाए या पाकिस्तान के हवाले करे। ना महरम के साथ निकाह में मैं तो जीता जागता एक सबूत हूं ना, कह रहा हूं। अगर बोलता तो तलाक है तो मैं बोल देता मेरा तलाक है। तो सीमा का पति कह रहा है कि या तो इसको पाकिस्तान भेज दें मोदी जी, या उसको जेल में रखें, उसको यहां लड़के के साथ ना रहने दें। सीमा के पति का आरोप है कि वो घर बेचकर आई है, लेकिन सीमा हैदर अपने पति के आरोपों को खारिज कर रही है। सीमा का कहना है कि वो अपने पति का घर बेचकर नहीं आई, बल्कि वो घर जो उसका खुद का था वो बेचकर आई है और वो अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती। पति भी वो अलग ही थे। अगर वो आते भी तो मुझे उनसे डर लगता था कि वो वापस ना आए। मैं यही चाहती थी कि वो वापस कभी ना आए। मैं ऐसा ही चाहती थी कि मुझे उनसे डर लगता। एक घर था वो मैं सेल करके यहाँ तक आ गई। बाकी मैंने ना हैदर की फ्रिज को सेल करा, ना हैदर के किसी सामान को छुआ है। वो जो है वो वहीं पे उनका पड़ा है। मैं कुछ भी नहीं ले आई, सिर्फ अपने कपड़े और माँ का सोना और अपना घर बेच के रहे। जब मैं घर छोड़ आई हूँ तब भी इन्होंने कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश न करी। इनको अभी पता पड़े जब मैं यहाँ अभी मीडिया में चल रही हूँ ना, तभी वो मुंह फाड़ के कह रहे हैं, वरना वो किसी को कुछ कह नहीं रहे थे। वो झूठ के, मुझे पता है पाकिस्तान में। मैंने कहा था कि यही कहते होंगे कि इसलिए मुझे बहला फुसला के बेवकूफ़ बना के या मेरे दिमाग में ऐसी बातें बिठा के पबजी में पागल करके मुझे बुलाया है। वहाँ पे ऐसी न्यूज़ चलती होगी क्योंकि इनको ही गलत करना उनका काम होगा। यहाँ पर हैदर का भी यही काम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। उनका व्यवहार आपको लेकर कैसा था? मेरे पति का बहुत बुरा था। बहुत गाली गलौज करते थे, इस बात के ये भी गवाह हैं। इनको मैं रोती थी फिर कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये बहुत गाली गलौज से बात करते थे। ये हैदर को भी पता है और हैदर भी देखते होंगे न्यूज़। उनको भी कह रही हूँ, जब तब ऐसे थे तो अब अच्छे बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कभी खुश थी नहीं, ना कभी खुश रह सकती थी। तो सीमा का अपना पक्ष है, उसके पति का अपना पक्ष है। सीमा को लेकर हालांकि कई थ्योरीज भी चल रही हैं। कई लोग इसे असली प्यार मान रहे हैं कि वो सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आ गई, हिंदू धर्म अपना लिया। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, सीमा हैदर कैसे अवैध तरीके से भारत आ गई। कहीं पाकिस्तान ने कोई जासूस तो नहीं भेज दिया, क्योंकि एक महिला 4 बच्चों को लेकर बिना किसी वैध दस्तावेज के दूसरे देश के में राजधानी के आसपास के इलाके में आ जाती है, तो इसमें किसी और का हाथ भी हो सकता है। लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि सीमा पाकिस्तानी जासूस है या नहीं। लेकिन अब इस एंगल पर भी चर्चा शुरू हो गई। यह तो हुई सीमा हैदर की बात। एसडीएम ज्योति मौर्य के केस की बात करें तो यहां भी नए नए अपडेट आ रहे हैं। ज्योति मौर्य के पति आलोक अब समझौता करने के मूड में दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि पूरा परिवार फिर से एक हो जाए। अफसर पत्नी, कर्मचारी पति, इसमें वो के आ जाने से बढ़ गई दरार। अब दरार मिटाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। हमारे साथ हैं आलोक मौर्य जी। पूरा विवाद सबने देखा है, आप लगातार गुहार लगा रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आई? मतलब आप तो लगातार 2010 से अभी बातचीत करने में आप बता रहे थे कि आप लगातार ज्योति का साथ देते आए, तो वो साथ देने वाली कहानी पूरी क्या है? सर हम लोग साथ हमेशा रहे हैं। 2010 से शादी हुई है और ज्योति जी हमारे साथ हमेशा रही, एक बहुत अच्छी पत्नी की तरह रही हैं। बहुत अच्छा परिवार चल रहा था, लेकिन सर ये
2020 में मनीष दुबे पड़ाव कब रहे? जैसे 2010 के बाद लगातार उनकी मांगे, जैसे आप क्या शादी से पहले भी अफसर बनने की उनकी चाहत थी, उनका सपना था? वो सर पढ़ना चाहती थी और सर हमने अच्छा उन्होंने पढ़ा हर जगह। आपसे सपना साझा किया उन्होंने? बिल्कुल सर, हम दोनों लोग बहुत आपस में प्यार भी करते थे। अमूमन पति जो है कहते कि नहीं साहब शादी के बाद पढ़ना नहीं है, चौका चूल्हा संभालना है, तो आपकी उस वक्त क्या राय थी? कोई झटका लगा या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम लोग सर पहले से एक दूसरे को जानते थे, रिलेशन में थे सर। अच्छा। 2008-9 से ही हम लोग जानते थे। लव मैरिज थी? सर लव को अरेंज किया गया था। लव को अरेंज किया गया? जी सर। अच्छा। तो कब से आप अफेयर में थे? सर 2008-9 से। 8-9 से। जी सर। दोनों परिवारों की रजामंदी थी? जी सर, जी अच्छा। सर। उन्होंने अपना सपना बताया, तब आपका क्या रुख था? आपने कैसे बताया कि उस सपने को कैसे पूरा करेंगे? सर अभी सर बहुत ज़्यादा नहीं सर, बस इतना जानते हैं हम लोग बहुत अच्छे पति पत्नी थे, हमेशा थे। 2020 में सर ये मनीष दुबे आ गया, जो इस समय पूरी मीडिया में शांत हो गया है। वो हम लोगों को लड़ा के पूरी तरह से शांत हो गया है, जबकि मेन गुनहगार वही है। मेरा परिवार पूरा तोड़ डाला है। महोबा के कमांडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि नहीं इस समय, हाँ महोबा पे कमांडेंट है, पहले गाजियाबाद में थे, और वही सर पूरा मेरा परिवार बर्बाद कर डाले हैं। और गलत फहमी और गुमराह करने की कोशिश क्या मनीष दुबे कर रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर रहा है। वो परिवार पूरा तोड़ना चाह रहा है सर, क्योंकि उसके ऊपर सर 1-2 नहीं 4-5 लड़कियां आरोप लगा चुकी। खुद उनकी पत्नी भी, जैसा कि ऑडियो हमने भी सुना, कह रही हैं, किसी बड़े अधिकारी से बात कर रही हैं कि मैं चौथी हूँ। तो 3-4 लड़कियों का उसके ऊपर पहले भी आरोप लगा चुकी हैं। अभी एक सोशल मीडिया पे एक लेटर भी वायरल हो रहा है मनीष दुबे के नाम पे, कि अगर मनीष दुबे के ऊपर पहले कार्रवाई हो गई होती तो आलोक भैया का घर बच जाता। वो कि कोई एक जो है जवान ही लेटर लिखी है। सर बस मैं यही चाहता हूँ हमारा परिवार एक हो जाए, और बाकी सर मामला कोर्ट में चला गया है, जो निर्णय होगा। मतलब आप चाहते हैं कि समझौते की पहलू ज्योति मौर्य जो दूर निकल गई वो वापस लौट के आपकी सर जिंदगी में? हर परिवार वाला चाहेगा सर कि परिवार उसका एक साथ रहे, क्योंकि आलोक मौर्य चाहते हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य वापस आ जाए, परिवार एक हो जाए। लेकिन अभी पूरा मामला अदालत में ही है और यह सुलझता हुआ दिख भी नहीं रहा।